Okay, let's start today's session with provisions of bad debts, deduction of bad debts. This can be deducted subject to following conditions. Means bad debts can be claimed at deduction, but there are some conditions attached to it. देखते क्या है वो. Debts alone should be in respect of business in which was carried on by SSC during the relevant previous year. अब ये देखो ये क्या बात कर रहा है. एक तो वो क्या बिजनेस से रिलेट होने चाहिए और ये भी नहीं लिख रखा कि मतलब ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, मतलब जिस ईयर में उसके तुम्हारे जिस ईयर के तुम्हारे बैड डेट्स है उससे रिलेट करना चाहिए उस ईयर में तुम्हारा बिजनेस. ये कहना चाह रहा है एक तो. The debt should have been taken into account in computing the income of assessee of the previous year in which such debt is written off or of an earlier previous year or should represent money lent by assessee in the ordinary course of his business or banking or money or lending. अब क्या बात कर रहा है. The debt should be taken into computing the income. अब मतलब डेट है मतलब हमने क्या जो हम इनकम कंप्यूट करे होंगे पीजीपी की तो उस वक्त हम कंसीडर करेंगे वो भी कब. इनकम ऑफ द सेसी ऑफ प्रीवियस ईयर इन विच सच डेट इज रिटर्न ऑफ. जब वो डेट रिटर्न ऑफ होगा और रिटर्न ऑफ कहाँ से होना चाहिए वो बुक्स ऑफ अकाउंट से अभी आगे भी पढ़ेंगे वो चीज को. और ऑफ एन अर्लियर प्रीवियस ईयर कोई और प्रीवियस ईयर का एंड शुड रिप्रेजेंट मनी लेंट बाय एसएससी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. ये तो वही है सेल्स मतलब हुई हो तो मतलब वो उस चीज की बात कर रहे हो तो चलो डेट के बारे में. Amount of debt taken into account of computing the income of the assessee of the basis of notified ISDS to be allowed a deduction in the previous year in which such debt or part thereof becomes irrevocable, irrecoverable. ये मतलब ये कब हो रहा है कि हम अपनी इनकम कंप्यूट करते वक्त पीजीपी की तब हम कंसीडर करेंगे बैड डेट्स जब हम मतलब जब इरिकवरेबल हो जाएंगे मतलब बैड डेट्स हो जाएंगे तो उस केस में क्या होना चाहिए. एक तो deduction is allowed in respect of bad debts which is written off as irrecoverable in the accounts of assessee. मतलब तुम्हारे अकाउंट से मतलब वो राइट ऑफ हो जाने चाहिए वो बैड डेट्स जो भी रिकवरेबल होंगे तो. और क्या जो राइट ऑफ एक मेन कंडीशन ये राइट ऑफ इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो हमारे एसएससी की बुक्स ऑफ अकाउंट में वो एसेंशियल कंडीशन सबसे कि वहां से राइट ऑफ हो जाने जरूरी है ये क्लेमिंग द बैड डेट डिडक्शन. मतलब तुम्हारी बुक्स ऑफ अकाउंट से भी हट जाने चाहिए वो. Amount to debt taken into account in computing the income of assessee on the basis on allowed deduction in such bad becomes irrevocable. अभी बात कर रहा है कि जिस ईयर में तुम्हारा वो इरिकवरेबल बनेगा उस ईयर में तुम बैड डेट्स की डिडक्शन क्लेम कर सकते हो अपने प्रॉफिट कंप्यूटेशन ऑफ इनकम के ड्यूरिंग में. आगे if a debt which has not been recognized in books of account as per the requirement of accounting standard but has been taken into accounting in the computation of income as per notified ISD has become irrecoverable. It can still be claimed at bad debts since it shall be deemed that the bad debts has been written off as irrecoverable in the books of account by virtue of second provision to section 30, 3617. This is because some ISD require recognition of income at an earlier point of time. Consequently, if the whole or part of such income recognized at an earlier point of time, entering okay, recognized at an earlier point of time for tax purposes becoming irrecoverable, it can be claimed as bad debts on account of second proviso. अब second proviso क्या कह रहा है ये इसका ये वाला कि अच्छा रिटर्न ऑफ की बात कर रहा है वो तो. एक तो मतलब अगर तुमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉग्नाइज नहीं किए क्योंकि बट हैज बीन टेकन इनटू अकाउंट इन कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एज पर नोटिफाइड आईएसडी. मतलब जैसे ये कह रहा है कि जैसे हमने बैड डेट से अपनी जो पहले जो हमारे डेटर्स होंगे वो हमने सेल्स की ड्यूरेशन अपनी वो प्रॉफिट एंड लॉस में वहां तो शो किए होंगे जब भी होगा. अगर हमने उसकी इनकम शो कर रखी है तो उसके हम बैड डेट्स के अगेंस्ट में हम डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं. क्या एक सेकंड क्या हुआ ये. ठीक है चलो हाँ. इट शैल बी क्या मतलब जैसे हमने सेल्स की होगी तो वहां पे डेटा टू सेल्स किया होगा तो जो हमने सेल्स है वो प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज की होगी अपनी इनकम उसको. तो वो उसकी बात कर रहा है कि हमने कंप्यूटेशन ऑफ इनकम के वक्त उसको कंसीडर कर लिया था. हैज बिकम इरिकवरेबल मतलब प्रॉफिट हमने कम कर लिया और रिकवरेबल हो गए. इट कैन बी स्टिल क्लेम्ड एज बैड डेट्स मतलब हम उसको फिर अभी भी कर सकते हैं क्लेम under this section. It shall be deemed that bad debt has been written off as irrecoverable in the books of account by virtue of second proviso. मतलब हम ये मान लेंगे कि डीम्ड मान लेंगे कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट से राइट ऑफ कर लिया उन्होंने. दिस इज बिकॉज ISDs income computation disclosures standards required
income computation disclosure standards require recognition of income at an earlier point of time. कब? Prior to point of time such income is recognized in the books of accounts. Prior to the point of time such income is recognized. अच्छा, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉग्नाइज करने से पहले हम कई बार मान लो से हमने पहले ही अपनी इनकम में रिकॉग्नाइज कर लिया, क्योंकि आईएसडी कहते हैं, अगर आईएसडी मतलब इनकम कंप्यूटेशन के लिए जो टैक्स में लगते हैं इनकम कंप्यूट करने के लिए, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में अभी हमने रिकॉग्नाइज नहीं किए, लेकिन हमने उसको पहले रिकॉग्नाइज कर लिया था, तो उस केस में होगा ये ध्यान से। लेकिन ये वाला शायद मेरे ख्याल से तुम्हारे में ना है, तुम्हारे में ऊपर वाला आ सकता है कि जब तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट में राइट ऑफ होने चाहिए, तुम्हारे लिए मेन कंडीशन वो है। नीचे मतलब आईएसडी थोड़ा ज्यादा वो हाई लेवल पे आ जाता है कि आईएसडी में मतलब ये जो डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स है वहाँ पे मतलब ये कहता है कि मतलब टैक्स में तुमने पहले इनकम दिखा दी और अभी बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाई नहीं, तो जब डिडक्शन लेोगे तो क्या आपका ये भी हो सकता है कि तुमने पहले बैड डेट्स की वो ले ली तुमने वहाँ पे और उसमें से बाद में राइट ऑफ करो, तब के ये बात कर रहे हो। ठीक है। अब क्या है डिडक्शन ऑफ डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ बैड डेट्स, ऊपर वाले में किसी को डाउट है? चलो पहले एक बार ये बता दो, इस पॉइंट में किसी को डाउट है? भैया इसका मतलब यही है ना कि अगर हम फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं शो करेंगे तो तब भी तो वैसे ही होगा कि अगर हम पीएनएल में ले लेंगे तब भी इफेक्ट सेम ही होगा, तो तभी इनका डीम माना है ना। क्या क्या? जैसे भी इसमें लिखा था ना कि हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं रिकॉग्नाइज किया, लेकिन हमने इसको ठीक है। इनकम कंप्यूट करने पर कर दिया था, तो फिर तब भी तो हमें क्लेम ये मिलेगा। भी तो ये भी ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना आईएसडी के अकॉर्डिंग होना चाहिए वो, तभी मैंने कहा तुम्हारे ऊपर अभी आईएसडी तुम्हें मैंने भी नहीं पढ़ रखे ना तुमने पढ़ रखे, तो तुम्हारे कोर्स के लिए शायद थोड़ा वो हो सकते हैं कि ना है, क्योंकि मतलब आईएसडी तो मतलब आगे जो जिसको मतलब टैक्स मतलब थोड़ा आगे जाना है वहां पढ़ सकता है, सीए फाइनल में भी पता नहीं, मेरे ख्याल से डिटेल में तो आईएसडी शायद ना हो इतने, लेकिन देखो नोटिफाइड आईएसडी लिख रखा है, जो भी उनके अकॉर्डिंग कर रही हो तुमने लिख रखा है, देखो तुमने क्या कंप्यूटेशन ऑफ इनकम कर रखी हो एज पर आईएसडी, वो भी नोटिफाइड, और नोटिफाइड मतलब आईएसडीएस अपने अपन अभी पढ़ नहीं रखे, तो तभी मैंने कहा ये तुम्हारे एग्जाम के लिए इतना रेलेवेंट नहीं है ये वाला पोर्शन बिल्कुल। फिर हमें जैसे कैसे आईएसडी क्वेश्चन आएगा इस पे कुछ इससे रिलेटेड? मतलब तुम्हारा जैसे ये आगा कि जो बैड डेट्स लिख रखे हैं उसमें लिख दिया होगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट में तुमने वो नहीं करे राइट ऑफ, बस इतना आ जाएगा तुम्हारे में, बस सीधी से नॉर्मल आएगा बिल्कुल। फिर हम यही देंगे ना उसको लॉजिक, मतलब रीजन यही देंगे कि डीम मान लेंगे हम इसको अरे तुम कि इसको हमने सोच के रिटर्न रखो ऑफ एक बार, कर तुम दिया। अपने ना तुम इसको नीचे वाले पॉइंट को ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एक बार ना लेके चलो, इसको नीचे वाले को तुम बस ऊपर ये लेके चलो, बस ये 3 पॉइंट्स है तुम्हारे लिए मेन, इनको करके जानना अच्छी तरीके से कि एक तो तुम्हारे सबसे मेन कंडीशन तो ये है, ये जरूर लिख के आना उसमें, ये सेकंड कंडीशन, तो बुक्स ऑफ अकाउंट से राइट ऑफ हो जाने चाहिए। नीचे वाले में देखो आईएसडीएस है, वो आईएसडीएस नोटिफाइड 7 का लिख रखा है, ये देखो ये रहा, इनकम कंपटीशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स विल बी डिस्कस्ड एट फाइनल लेवल, तुम्हारे लिए है ही नहीं, वो सीधी सी बात है, तो तुम्हारे लेवल पे हम पूछ ही तो नहीं सकते वो वो यहाँ डाल से, देते हैं ऐसे ही। लेकिन वो तो प्रोविजन तो डालने पड़ेंगे ना, इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि वो बेयर एक्ट से मतलब टैक्स वहां से उठाना होता है इनको जैसे, तो इसलिए। हम्म। हाँ ठीक है, चलो अब आगे, ये तो उसका चार्ट दे दिया एक, deduction of differential amount of bad debt due as bad debts in the year of recovery to the extent of deficiency in recovery. If on the final settlement की duration, the amount recovered in respect of any debts, क्या अगर हमें फाइनल सेटलमेंट के वक्त अगर हमें कोई अमाउंट रिकवर्ड होगी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डेट, जो हमने पहले डेट कर दिया था, मतलब वे डिडक्शन हैड बीन ऑलरेडी अलाउड, मतलब जिसके केस में डिडक्शन अलाउड हो चुकी थी, falls short of the difference between the bad debts due and the amount of bad debts allowed, मतलब जितने डेट ड्यू थे और मतलब जितने अलाउड होने चाहिए थे, मतलब जैसे 1 लाख के हमें होने चाहिए थे, लेकिन हमने पहले के ले लिए थे बैड डेट्स राइट ऑफ कर लिए थे 80,000 की, तो 20,000 की अब ये बात कर रहा है। द डेफिशिएंसी कैन बी क्लेम्ड एज डिडक्शन, जो 20,000 वो हम क्लेम कर सकते हैं डिडक्शन फ्रॉम इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इन विच सच अल्टीमेट रिकवरी आउट ऑफ बैड डेट्स इज मेड, मतलब जिस ईयर में हमें रिकवरी होगी, मान लो जैसे टोटल डेटर्स थे हमारे 2 लाख के, तो उसमें से हमने पहले राइट ऑफ कर दिया 80,000, हमें लग रहा था कि 80,000 हमें नहीं मिलेंगे, तो हमने 80,000 राइट ऑफ कर दिए, लेकिन बाद में नेक्स्ट ईयर में ये हुआ कि उसने 1 लाख ही नहीं, मतलब 1 लाख दे दिए, 1 लाख नहीं दिए, तो उसमें से 1 लाख की तो हम रिकवरी इनकम में वहाँ पे दिखा देंगे, मतलब अपने कि हमें अमाउंट मिल गया, अगर वो तो चेक मतलब डिपेंड करेगा कि वो एक्रूअल बेसिस पे फॉलो करेगा, मतलब एक्रूअल बेसिस या पेड बेसिस पे, रिसीट बेसिस पे,
मतलब उस अकाउंटिंग पे चेक करेगा कि अगर रिसीट बेसिस पे है तो वो टैक्सेबल, जब उसे अमाउंट मिलेगी तब टैक्सेबल होगा 1 लाख वाला रिकवरी पे, ठीक है। और जो 1 लाख उसे नहीं मिले और उसने 80,000 की क्लेम करी थी डिडक्शन, अब बची थी 20,000 की, क्योंकि और बैड डेट्स हो गए थे 1 लाख के टोटल मिला के, तो वो 20,000 की कर लेगा जिस ईयर में उसे रिकवरी हुई होगी रिमेनिंग अमाउंट की। अब लिख रखा है, यही लिख रखा है, it is permissible for the assessing officer to allow deduction in respect of bad debts, particularly and subsequently to allow the balance of the amount. वो अब कह रहा है assessing officer allow कर सकता है in the year in which the ultimate recovery made when the final result of process comes to known. वही आ गया कि वो जब फाइनल पता चलेगा। अब लास्ट क्या, recovery of bad debts subsequently if a deduction has been allowed in respect of bad debts, मतलब bad debts के अगेंस्ट हमें रिकवरी हो गई थी पहले 36 मतलब इसी सेक्शन में, एंड सब्सिक्वेंटली द अमाउंट रिकवर्ड, हमें मतलब एक बार हमने डिडक्शन क्लेम मिली और बाद में हमें अमाउंट रिकवर्ड हो गई, such that is more than the amount due after allowance has been made, the excess shall be deemed to be the profits, मतलब जितने डेट से हमें ज्यादा रिकॉग्नाइज हो जाएगी वो हमारी इनकम हो जाएगी, जितने में डिडक्शन हमने क्लेम कर रखी होगी, और जितना टैक्सेबल हो गया होगा मतलब जितनी डिडक्शन क्लेम कर ली होगी वो अब इनकम बन जाएगी हमारी। अभी ये बात कर रहा है वो सीधी सी, जितनी तुम्हें डिडक्शन मिल चुकी होगी और जितने तुम्हें रिकवर हो गया, मतलब विच एवर इज लोअर वगैरह हम चेक कर लेंगे, वो हमारी इनकम हो जाएगी। ऐसे तो है नहीं अब डिडक्शन 1 लाख की मिली थी और पहले रिकवरी हो चुकी थी 1 लाख की, तो बच्चे 1 लाख थे, ऐसे तो है नहीं 1,20,000 मतलब ओवर एंड अबव मिल जाए। अगर ओवर एंड अबव बाई चांस मिल भी रहा है तो फिर वो एडवांस हो जाएगा आगे किसी और इवेंट्स वगैरह है, मतलब किसी चीज पर्पस के लिए एडवांस मिल गया पहले उससे, वो चेक करना पड़ेगा। बैड डेट्स हमारा कंप्लीट हो गया, किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। भैया एक बार रिपीट करना कि क्या डिफरेंस लेना था हमने, कि जितना डेट हमारा रिकवर हुआ वो ज्यादा जितना ड्यू हुआ था तो वो इनकम बनेगी हमारी। रुको रुको बताता हूँ तुम्हें, क्वेश्चन लेते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन 18, टोटल डेट थे 2 लाख के, ठीक है, डिडक्शन क्लेम कर ली थी उसने एज बैड डेट्स, पहले उसने 80 के 80,000 की उसने क्लेम कर ली थी और उसने राइट ऑफ भी कर दिए थे, ये राइट ऑफ रिटर्न ऑफ हो गए थे। अब तो रिमेनिंग कितने थे, 120। 1.2 लाख, ठीक है। अब ठीक है, उसे अब बाद में रिकवरी होगी उसे, रुको एक ईयर भी ले लेता हूँ चलो इसमें, रिटर्न ऑफ इन प्रीवियस ईयर, अरे 1920 में ये हो गई थी और रिमेनिंग बचे थे ये, तो उसे अब रिकवरी होगी 1 लाख की, ये होगी 2021 के अंदर, ठीक है। अब रिमेनिंग कितने बचे बैड डेटर्स, 1.2। और अब सामने वाला जिससे हमें रिकवरी होनी चाहिए वो बैंक करप्ट हो चुका है, वो इतना ही दे सकता था हमें। कितने बचे हम, 20,000 बचेंगे ना जैसे रिकवरी के बाद हाँ रिमेन। अब बचे हमारे पास 20,000, ये अब ये इनकम हो बन जाएंगे जाएगी। और बैड डेट्स। वाह, ये तुम्हारा ठीक है। बैड डेट्स हो रहा है, तुम्हें कुछ अमाउंट रिसीव नहीं हो रही, तुम इसे इनकम बना दोगी। अरे नहीं, इनकम नोशनल कैसे बना बनाओगी इसको, दूंगी। नोशनल क्या बनाओगी इसको, कुछ नहीं, मैं अपने आप तुम्हारी को कह इनकम रही भी थी। क्या कह रही थी, चलो अब रुको, अब फंसोगी तुम, चलो बताओ क्या कह रही थी, बताओ। मेरे कहने का मतलब है जैसे रिमेनिंग बचा था ना 1.2, तो हाँ इस पे तो हमने टैक्स दे दिया होगा 1.2 पे और तुमने टैक्स दे रिकवरी। दिया होगा। हाँ, जितनी अब हमें मतलब जैसे 2 लाख का हुआ, हमें डिडक्शन मिल गई 80 की, तो ऑब्वियसली जो बचा इस पे हमने टैक्स दिया होगा। ठीक है, रिकवरी 1 लाख की हो रही है तो हाँ 1.2 पे उसने टैक्स दे दिया है, तो जो हाँ, बचेगा तो वो उसकी इनकम ही होगी। ये अच्छी बात करी है, 1.2 में तुमने टैक्स पहले ले लिया, 1 लाख तुमने रिकवर कर ली, तो रिमेनिंग वापस तुम्हारी इनकम बन गई। 1.2 तो तुम पहले ही टैक्स कर चुके हो, तुम वापस 1.4 टैक्सेबल कर रही हो, क्या बात है। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं क्या, सॉरी सोच के सॉरी, देखो तुमने, गलती सोच के समझ देखो, लिया चलो तुम मैंने। बताओ। अब तुम चलो गलत समझ लिया, अब क्या समझ, अब तुमने गलत, चलो तुमने माने गलत समझिया, अब सही क्या समझा तुमने बताओ। अगर ज्यादा हुई होती रिकवरी फिर होता इनकम हमारी। अभी ये वाला केस बताओ, अभी रिमेनिंग 20,000 का क्या होगा।
एक मिनट बताओ रिफंड मिलेगा उसको? क्या रिफंड मिलेगा? इनकम टैक्स की बात पता हो रही नहीं है। भैया। मैंने प्रोविजन तुम्हें बताया था, तुम्हें समझ आया था कि नहीं आया था? समझ तो आ गया था बट अब अप्लाई में प्रॉब्लम आ रही है ना। प्रोविजन समझ आ गया था तुम्हें? प्रोविजन ने क्या प्रोविजन का क्या था, अभी बताओ तो जरा मेरे पूछा को। था भैया मैंने आपसे कि मोर वाला तो क्या कंसेप्ट आ रहा है। जो तुम पूछ रही हो ना वो नीचे वाला, ये ऊपर वाला केस है। बताओ। ये अभी तो मैंने नीचे वाले पे गया नहीं, जो मैंने अभी लास्ट में, तुम कह रही हो ना, तो मेरे को पता, तुम यहाँ पे नीचे वाले इस एरिया में कंफ्यूज हो रही हो अभी। अभी तो मैंने क्वेश्चन तो इस एरिया से पूछा है। तुम बाकी दोनों में से कोई बताना चाहेगा कुछ? कुछ सहायता करो राधिका जी की। ओ फोन अ फ्रेंड लाइफ लाइन ले रही हूँ। चलो अंशिका बताओ, तुम किसकी मदद लेना चाहोगी उसी। देख तो किसको फंसाना चाहोगी तुम? भैया है कौन है, एक राधिका ही तो है। अच्छा, मुझे तो आया तो था। अरे आया मुदित भी मुदित है। आया है? अच्छा हाँ मैंने हाँ आया देखा ही था। नहीं। अरे हाँ मैं तो जस्ट अभी आया था। हाँ ऐसे हाँ, कैसे मेरी अरे लाइफ देखो, में। अंशिका चलो बताओ। भैया आप ही पूछ लो जिसको पूछना है। अरे तुम अपना नाम बता दो, उससे पूछते हैं चलो। राधिका ही बोल देगी। राधिका, चलो अंशिका ने तुम्हारी लाइफ लाइन ली है, चलो बताओ अब। भैया मैं मेरे हाँ को हाँ ना बताओ बताओ। मेरे को ना वो तो समझ आ गया कि अगर एक्स्ट्रा होगा तो क्या होगा, ये वाले में दिक्कत आ रही है। जब मैंने तुमसे पूछा था किसको कोई डाउट है, तुम्हारी आवाज नहीं आई थी। मैंने अभी पूछा था ना, तुमने बोला नहीं मेरे को डाउट है। तो इसका मतलब डीम्ड ये हुआ ना कि तुमने एक्सेप्ट कर लिया कि तुम्हें आ गया प्रोविजन समझ। हम्म, बताओ मेरे को। चलो तुम्हारा भी, चलो तुमने भी हाथ खड़े कर दिया मुझे, चलो तुम बताना। भाई मैं तो सच बोलूं तो मैं तो जब आया था, जब आईसीडीएस खत्म हुआ था, तो मेरे को शुरू से ही बैड डेट का कुछ मतलब सही से समझा नहीं है। अरे चलो आईसीडीएस से तो कोई आगे इसका कोई रिलेशन ही नहीं है इतना ज्यादा कुछ। ये तो मैंने थोड़ा अलग से वापस अच्छे तरीके से एग्जांपल के साथ समझाया नीचे वाला तो। सेकंड ये वाला दोनों पार्टी, जो दोनों टिक हो रखे थे, मैंने वापस बताया। अच्छा, इन दोनों के हिसाब से बताना है। हाँ तो है ही इन दोनों के हिसाब से। और वैसे तुमने पीजीपीपी चैप्टर तुमने खत्म नहीं किया अभी तक, किसी ने भी? किया तो है भैया। हाँ, फिर कोर्स हो बताओ, गया ना, तुमने किसी ने भी 20 कर से रखा है खत्म तो हो गया बताओ ये पूरा। क्या क्या मतलब होगा, किस तुम सबने एक बार तो अपना पीजीपी या अपने मतलब जिससे भी है वो कर तो रखा है एक बार। कोई नहीं बताने वाला है, किसी में भी नहीं है। ओहो, आपको इतनी भारी धनराशि गंवानी पड़ेगी, सिंपल सा तो है देखो। टोटल डेटर्स कितने थे, मतलब डेट्स कितने थे, 2 lakhs के। प्रीवियस ईयर 1920 में उसने ये कह दिया कि मेरे बैड डेट्स हो रहे हैं 80,000 के, तो उसने अपनी बुक से राइट ऑफ कर लिए 80,000 के। तो उसने उस अमाउंट की डिडक्शन क्लेम कर ली प्रीवियस ईयर 1920 में। और हम मैं ये मान लो कि वह एक्रूअल बेसिस फॉलो कर रहा है, तो उसने उसके 1,20,000 टैक्सेबल हो गए होंगे। इतना समझ है सबको? क्लियर आ गया हम्म। इतना समझ? ठीक है। अब मैं 1920 में था, अब मैं आ रहा हूँ प्रीवियस ईयर 2021 पे। अब उससे जो डाटा था उससे उसको 1 लाख की रिकवरी होगी। ठीक है। और उस सामने वाले ने कह दिया मैं तुम्हें बस 1 लाख दे सकता हूँ, फाइनल सेटलमेंट है मेरी ये अब मेरे ऊपर देने की हिम्मत नहीं है कुछ, ना मेरी क्षमता है कुछ देने की तुम्हें। मैं फाइनल सेटलमेंट में तुम्हें 1 लाख दे रहा हूँ। ठीक है। अब उसके हमने ऐसे एक्रूअल बेसिस फॉलो करा था, तो उसके पूरे टैक्सेबल होंगे 1 लाख, 1.2 लाख। अब उसे रिकवरी होगी 1 लाख की। अब रिमेनिंग अमाउंट कितनी बची हुई है अभी? इसकी डिडक्शन ले लेगा वो। करेक्ट। अब ये 20,000 और बैड डेट्स हो जाएंगे। फर्दर बैड डेट्स की डिडक्शन मतलब आएगी। अब फर्दर ऐसे लिखोगे नहीं फर्दर बैड डेट्स, लेकिन लिखोगे बैड डेट्स की। अब वो लोगे तुम प्रीवियस ईयर 2021 में, मतलब जिस ईयर में तुम्हारी रिकवरी हुई है, मतलब फाइनल रिकवरी हुई है, फाइनल सेटलमेंट हुई है।
डिफरेंशियल अमाउंट ये होती है जिस ईयर में तुम्हारी फाइनल सेटलमेंट रिकवरी हुई है उस ईयर में तुम डिफरेंशियल अमाउंट की वो लोगे फिर रिडक्शन और मतलब ये है 20,000 की उसमें। डिडक्शन। हाँ 2021 20,000 में की मिल लोगे। जाएगी। हाँ ये है इसका मतलब। चलो फाइनली सबको समझ आ गया। अब अभी बनाता हूँ नेक्स्ट केस। चलो नीचे वाला केस भी चलो सबको आ रखा है ना, किसी का कोई डाउट नहीं था, अभी देखता हूँ। टोटल डेट, चलो इसमें थोड़ी अमाउंट चेंज करते हैं, 4 लाख। देख लो अभी भी किसी को डाउट है, फोर मैं वापस एक बार कर देता हूँ। भैया बता दो वापस, मैंने ये पूछा भी था आपसे। बता दो एक बार। हाँ चलो, इफ डिडक्शन हैज बीन अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ बैड डेट्स अंडर सेक्शन 36 एंड सब्सिक्वेंटली अमाउंट रिकवर्ड होगी, मतलब पहले तुमने 36 जो हमने ऊपर पॉइंट्स पढ़े उसके केस में तुमने डिडक्शन क्लेम कर ली थी, मतलब तुमने राइट ऑफ, जैसे हमने 80,000 वाला केस था तो तुमने 80,000 राइट ऑफ करके डिडक्शन ले ली थी, ठीक है, ये बात कर रहा है, ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ सच बैड डेट्स, रुको कहाँ गया, एंड सब्सिक्वेंटली द अमाउंट रिकवर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच डेट इज मोर देन, मतलब तुम्हारी जितनी अमाउंट अब तुमने राइट ऑफ की थी उससे तुम्हें मान लो 80,000 रिकवर हो गया, अब मान लो सामने वाले से, तो तुमने उस केस में तुम डिडक्शन क्लेम करके अपनी लेस कर लिए थे, अब वो तुम्हारी इनकम बन जाएगी वापस 80,000 जिस ईयर में तुम्हारी रिकवरी होगी अब। और अभी ओवर एंड अबव की अब क्या बात कर रहे हैं कि जैसे मान लो तुमने 80,000 की डिडक्शन ली थी, तुम्हारे 1.2 लाख पहले टैक्सेबल हो गए होंगे, तो अब जितनी भी डिडक्शन से ऊपर वाली होगी वो पहले ही टैक्सेबल तो हो गए होंगे पहले उस ईयर में। ये मतलब इसकी लैंग्वेज ना ऐसे मतलब घुमा फिरा के बोलने वाली लैंग्वेज होती है, ये सीधी ऐसे नहीं होती, तभी मॉड्यूल की लैंग्वेज में थोड़ी ऐसे क्रिस्पी ज्यादा क्रिस्पी होती है, घुमावदार। बंदा ऐसे पढ़ते पढ़ते घूम जाए कोई, मतलब जिसको थोड़ी इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम है तो वो ऐसे घूम जाए बंदा। अब क्या लिख रखा है देखो, इन रिस्पेक्ट ऑफ बैड डेट्स इज, देखो कहाँ कह रहा, एंड सब्सिक्वेंटली द अमाउंट रिकवर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच डेट इज मोर देन द अमाउंट ड्यू, मतलब जितनी ड्यू थी, मतलब जैसे 1.2 लाख ड्यू थी, अब ऐसे तो है नहीं 1.2 लाख ड्यू थी तो और मान लो रिकवर हो गए 1.4 लाख, अगर ये केस है तो अब जो रिमेनिंग एक्सेस होगी वो भी तुम्हारे टैक्सेबल कर लिए जाएंगे, एज एन एडवांस कर सकते हो तुम कि एडवांस में मिल गया, मतलब वो टैक्सेबिलिटी आ सकती है उस केस में भी। And the excess shall be deemed to be profits and the chargeable as income in respect in which it, whether the not business profession in which deduction has been allowed existence at the time। अभी बात कर रहा है जैसे अब मैं केस बनाता हूँ, अब जैसे केस के सारे तुमको बताता हूँ, चलो जैसे 4 लाख का था और तुमने डिडक्शन लेनी थी तो 80,000 की राइट ऑफ की, अब रिमेनिंग बचे थे 3.2 लाख, ठीक है। अब ये हुआ था, अब मैं नीचे वाला ये हटा देता हूँ, तो इसमें अब मतलब तुम्हें यही हुआ ना कि जो डिडक्शन क्लेम करा था वो पीजीपी की इनकम बन जाएगा अगर वो मतलब रिकवर हुआ तो, और ऊपर जो रिकवर होगा वो एडवांस में टैक्सेबल हो जाएगा पहले ही। हाँ मतलब एज एन एडवांस टैक्सेबिलिटी कर सकते हो, अगर मतलब अगर ये टैक्सेबिलिटी होता है कि अगर वो इनकम मतलब एडवांस में मतलब चेक करना पड़ेगा किसके अगेंस्ट में मिला, मतलब कोई तुम्हारी सेल्स से रिलेटेड है, मतलब किससे रिलेटेड है वो चेक करना पड़ेगा हमें फिर। अब सेल्स से मतलब वो चेक करना पड़ेगा एडवांस में तुम्हारी सेल्स इफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, ऐसे नहीं है कि तुम एडवांस में पूरा टैक्सेबल कर दो, अब जैसे एडवांस तुम्हारी सेल्स तो हो ही नहीं रही कुछ, अब तुम्हें वो तो खाली अमाउंट मिली है बैंक से, खाली मतलब उस सामने वाली पार्टी से, सेल्स तुम्हारी कोई इफेक्ट ही नहीं हुई, मतलब तुम इनकम ऐसे शो थोड़ा कर दोगे, वो चेक करना पड़ेगा कि तुम्हारी सेल्स इफेक्ट हुई है कि नहीं उससे एडवांस अमाउंट से, मतलब कुछ तो ऐसे केस मतलब चेक करना पड़ता है, वो ऐसे नहीं कर सकते डायरेक्ट तुम। अब मान लो जैसे अब रिकवरी होगी, अब मैं मान लो पूरी की पूरी अब रिकवरी होगी, अब वो बताऊं ऐसे क्या बात कर रहा था, अब अब रिकवरी होगी मान लो तुम्हें 3.8 लाख की, अब तुम इसका क्या ट्रीटमेंट करोगे मेरे को बताना। रिकवरी प्रीवियस ईयर लिख देता हूँ तुम्हें 2021 में, क्या ट्रीटमेंट करोगे बताना अब। हेलो 3 हाँ भाई। लाख की इनकम बन जाएगी। 2021 की बात कर रहा हूँ मैं, प्रीवियस ईयर। 3 लाख 20,000 मिल गए मतलब।
इसके यही हुआ है ना, 60,000 को 4 लाख के PEB डेप्ट पे में 80,000 का बेड डेप्ट हो गया और बाकी 3,20,000 मिल गए। मेरे को तुम टैक्सेबिलिटी बताओ, प्रीवियस ईयर 2021 में कितनी तुम्हारी इनकम जाएगी? 60,000 60,000। अंशिका एक एंड सेकंड। मुदित, कितने आंसर है तुम्हारे? तो वो भी ठीक जाएगा। अपने 1,40,000। आंसर के पीछे 1,40,000 रीजन रखना अपने पीछे। अंशिका, चैट में लिखा क्या कुछ? क्या लिखा है? 3 लाख इनकम बन जाएगी 2021 की। चलो अंशिका को ही पकड़ते हैं वापस। आना तुम 3 लाख कैसे कर दिए? मुदित ने तो चलो थोड़ी अमाउंट कम बताई इनकम की, तुमने 3 लाख कहाँ से निकाल दी? मेरे को ये बताना। भैया जैसे मैंने पहले भी यही बात बताई थी कि जैसे टोटल डेटर्स थे 4 लाख के, तो उसमें से हाँ हमने डिडक्शन क्लेम कर ली 80,000 की, तो जो रिमेनिंग बचा ठीक होगा इस है, पे तो टैक्स लग गया होगा ना। तो रिकवरी ठीक है। जितनी हुई और जितना हमने डिडक्शन क्लेम किया था उससे लेस करके, जैसे 3.8 लाख था तो 80,000 लेस करके तो 3 लाख बचेगा, तो यही हमारी इनकम बनेगी, इस पे टैक्स हैं? लगेगा। ये क्या बोल रही हो? ये क्या बोल रही हो? तुम्हारी बुक्स में डेटर्स कितने स्टैंड हो रहे हैं? मेरे को ये बताना तुम्हारे अभी 4 लाख 2021 में ना। नहीं, तो और किसकी कौन सी बता रहे हो मेरे को फिर? अरे अरे बताओ। अरे 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 क्या है कुछ नहीं कुछ नहीं। ये? क्वेश्चन का जवाब दो। तुम्हारा तो बहुत तुमने तो बहुत ज्यादा इनकम निकाल दी। तुम्हें आदत तो भी, तुम्हें असेसिंग ऑफिसर में बैठा हूँ यहाँ पे, तुम्हें अब घेरे में ले रहा हूँ। आओ। वो तो चलो कम इनकम बता के निकल गए साइड में से। तुम ज्यादा इनकम बता के आ जाओ साइड में, तुम्हें ले लिया मैंने। मोटी पार्टी है तुम्हारी तो, बहुत ज्यादा टैक्स दिलवाओगी भाई मुझे, दोगी? बताओ। अरे नहीं, नहीं क्या? 1 मिनट भैया, 1 मिनट 1 मिनट। तो पहले क्या करी थी वैसे? इसका आएगा हाँ 60,000, मैंने गलती से ना डिडक्शन वाली ले ली अमाउंट, होना था डिसअलाउ जिसपे टैक्स दे दिया हमने। एक्सप्लेन करना मेरे को वापस सारा। अब एक्सप्लेन करती हूँ। हाँ करो। हमारे टोटल डेटर्स थे 4 लाख जिसपे हमने डिडक्शन ठीक है, क्लेम कर ली 80,000 की, तो ये जो ठीक है। रिमेनिंग है ये डिसअलाउ हो गया होगा, इस पे टैक्स दे दिया हमने, तो कौन सा हमें डिसअलाउ रिकवर हुआ होगा? 3.8 लाख। कौन सा हाँ, डिसअलाउ हो गया होगा? 3.2 लाख, 3.2 लाख डिसअलाउ हो गया होगा? मतलब इस पे टैक्स दे दिया होगा हमने, वो मैं अपनी ऐसे कह रही हूँ डिसअलाउ अपनी लैंग्वेज में डिसअलाउ। अपनी लैंग्वेज कौन सी होती है? कुछ नहीं भैया, आप मेरी बात समझो ना। हाँ बताओ, समझाओ। तो 3.8 लाख उसको रिकवर हुआ, तो 3.2 लाख जो है वो उसने पे कर दिया होगा, जिस पर टैक्स हैं? उसने पे कर दिया, तो रिमेनिंग 60,000 बचेगा। 3.2 लाख पे कर दिया होगा? ये किसने पे कर दिया? 3.2 टैक्स लाख? दे दिया होगा ना इसके ऊपर उसने। 3.2 लाख पे टैक्स दे दिया, अच्छा ठीक है। तो जो रिकवरी हुआ उसको लेस करके जो जिस पे टैक्स दे दिया, तो रिमेनिंग जो बचेगा 60,000, अब उस पे ये वापस ये बोलो, ये इनकम वापस बोलो, बनेगी। यहाँ से वापस बोलो। जितना रिकवर हुआ और जितना उसने टैक्स दे दिया उसको लेस रिकवर कित करके वो हाँ 3.2 लाख पे उसने टैक्स दे दिया होगा, अब उसको ठीक है। रिकवर 3.8 लाख हुआ है, तो 3.2 हाँ लाख लेस करके जितना उसने उस पे टैक्स दे दिया, जो रिमेनिंग बचा 60,000, नाउ इस पे टैक्स देगा वो 2021 में, ये इसकी एज ए इनकम बनेगी नोशनल, जिसपे वो टैक्स देगा। रिकवर ज्यादा हो गया। नोशनल इनकम है? नोशनल इनकम है ये तुम्हारी? नहीं, फिर नोशनल नोशनल तो इनकम है। कहाँ से? नोशनल क्या होते हैं नोशनल इनकम? बोला ठीक है भैया मैंने वैसे। नोशनल इनकम क्या होता है? अमाउंट सारी सही, मतलब वैसे सही बोलिए, नोशनल इनकम क्या होता है? जो नहीं हुई हो लेकिन हम अज्यूम करें। क्या?
बताओ क्या होती है नोशनल इनकम? अच्छा, मुदित कह रहा है ना ब्लैक मनी का कैसा, अभी तुम्हें भी घेरे में लेता हूँ, रुको रुको, तुमने भी बहुत टैक्स तो ज्यादा ही बताया ना मुझे भी, अभी तुम्हारी बारी भी आ रही है अभी। इवन नोशनल इनकम नहीं हुई तुम्हारी, हुई तो मतलब तुम्हारी सेल्स तो हुई थी, तुम्हें रिकवरी हो गई थी, अब तुम्हें रिकवरी ऑफ बैड डेट्स होगी, सीधी सी बस ये बोलो, इनकम एज रिकवरी फ्रॉम बैड डेट्स। चलो बाकी अंशिका को समझ आ गया, आओ मुझे तब आ जाओ, तुमको घेरे में लेते हैं, आ जाओ, आओ। हाँ भैया। हाँ चलो बताओ, 1.4 लाख कैसे टैक्सेबल कर दिए तुमने? मैंने क्या किया था, जो पहले डिडक्शन मिला था वो भी टैक्सेबल कर दिया था, और जो हाँ, अब रिकवरी हो रही थी 60,000 वो भी। डिडक्शन को भी टैक्सेबल कर दिया, रिकवरी को भी टैक्सेबल कर दिया। हाँ हाँ, मैं अब समझ गया, 60,000 आ रहा है। वो इतना लंबा सुनने के बाद तो खुद से ही ज्ञान अंदर से फूट के आता बाहर। बढ़िया, चलो समझ आ गया। अब एक तुम्हें एक छोटा सा और कुछ एक चीज बता देता हूँ। भैया हाँ, तो फिर जो हमें मतलब ये जो 60,000 हुआ, फिर हम उसके कहेंगे क्या कि रिकवर हुआ इतना हमारे इनकम? क्या? कौन सी वाली मतलब 60,000? हाँ, तो फिर लिखेंगे क्या उधर हम? रिकवरी ऑफ बैड डेट्स। अच्छा, हमें तो सर ने 2 बार यही समझाया था कि नोशनल होगा क्या रिकवरी ऑफ वो बैड डेट्स है इनकम तुम्हारी? एक्सेस। एक्सेस क्या है तुम्हारी? रिकवरी ऑफ बैड डेट्स हो रहे हैं तुम्हारे, जो तुमने अर्लियर एज अ डिडक्शन क्लेम करे थे बैड डेट्स, वो तुम्हारे रिकवर हो गए। अच्छा, नोशनल इनकम वो लिखने की जरूरत ही नहीं, तुम सीधा ये लिखो बाय क्या मतलब इनकम साइड लिखोगे बाय रिकवरी फ्रॉम बैड डेट्स, सीधा लिखो। नोशनल इनकम ठीक ऐसा है। ना लिखोगे बाय नोशनल इनकम, सीधा लिखो बाय रिकवरी ऑफ बैड डेट्स। सर ने ये लिखवाया हमें नोशनल इनकम। नोशनल लिखने की क्या जरूरत है, सीधा लिखो बाय इनकम फ्रॉम रिकवरी ऑफ बैड डेट्स। रिकवरी हो रही है तुम्हारी बैड डेट्स से, उन्होंने भी तो ये लिखा है रिकवरी ऑफ फ्रॉम बैड डेट्स। हाँ, एक तुम्हें ये बता रहा था मैं इसमें, अमाउंट रिसीव्ड बाय एसएससी वाला। अब इस केस में क्या था कि जैसे अगर जैसे पीएफ की, जो हम जैसे मैं खाली स्पेसिफिकली बताऊं, जैसे पीएफ होता है जो प्रोविडेंट फंड, उसकी एम्प्लॉयज की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये देखो लिख रखा है एम्प्लॉयज के उसमें। तो उसमें क्या होता है कि जैसे एम्प्लॉयज का पीएफ होता है, एम्प्लॉयर को ना नेक्स्ट जिस मंथ की होती है उसके, जैसे मार्च अप्रैल मंथ का उसका वो कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉय का, तो उसे एमपीएफ उसको नेक्स्ट 15 से पहले डिपॉजिट करवाना होता है। अगर उसने करवा दिया तो उसकी डिडक्शन ले लेगा। तो मतलब इसमें बताऊँ क्या होता है, जैसे 1 लाख का पीएफ बना था, तो सबसे पहले बताऊँ वो क्या एम्प्लॉयर की इनकम में बनेगा, वो ये हो जाएगा 1 लाख। अगर उसने डिपॉजिट करवा दिए 15 तक या 15 से पहले, तो वो ये डिडक्शन ले लेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर देगा यहाँ पे। अगर उसने डिपॉजिट नहीं करवाए 15 से पहले एम्प्लॉयर का, तो डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाएगा, और ये वो 1 लाख है वो एज अ इनकम टैक्सेबल हो जाएंगे एम्प्लॉयर के हाथ में। ये ध्यान रखना, इसका ये वाला है, और ये तो मेरे ख्याल से आ भी सकता है, अगर मतलब अगर उनका दिमाग से चलाएंगे, जैसे इन्होंने नीचे बता रखा है पीएफ का है, ये मैंने उस वक्त ध्यान नहीं आया था, मतलब ये रहा पीएफ का, कि अगर 15 से पहले है ना, तो जैसे पीएफ की डेट्स होती है पीएफ का नेक्स्ट मंथ की, तो अगर उसने पहले या 15 से पहले उसने करवा दिया तो 1 लाख, तो जो डिडक्शन क्लेम कर लेगा, अगर नहीं हुआ तो एज अ प्रॉफिट टैक्सेबल हो जाएगा 1 लाख, क्योंकि ये सबसे पहले क्रेडिट होता है पहले प्रॉफिट एंड लॉस में,